सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और शायद राहुल गांधी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली जितनी बहस है वो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव है और पूरी पिक्चर को नहीं दर्शाती? देखिए, ये तथाकथित डेमोक्रेसी की जो लड़ाई है इनमें, इसको नाविका जी, इसमें पूरे देश की जनता के सामने चित्र एकदम साफ है। ये अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले, लोकतंत्र की चादर ओढ़कर अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले 7 परिवारों के फर्माबरदार आज बनने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र के झंडा बरदार। देयर आर 7 पार्टीज जिन्होंने 3-3 पीढ़ी से कभी अपने यहां परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी, लाइक दी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। वो आकर आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए चाहिए। तो मैं एक और बात, आपने बहुत सारी बातें बताई नाविका जी, एक और बात बता दूं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब पर हमारे जमाने में बना है। यह भी इनको ध्यान रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे जमाने में है। सोलर एनर्जी में हम 25 गुना छलांग लगा चुके हैं और इस समय 4th नंबर के ऊपर आ गए हैं दुनिया में सोलर एनर्जी में। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमने 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, जो दुनिया के नेक्स्ट 4 देशों से मिलाकर हमसे ज्यादा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत हर दृष्टि से जितना आगे बढ़ा है, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 54 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में आए हैं। तो भारत का, जिसे कहते हैं वाह्य आभ्यंतर विकास, जिस प्रकार से एक नए रूप में पहुंचा है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा एक सामान्य बात नहीं है। 1000 सालों में विंध्य के उत्तर में, पूरे उत्तर भारत में, यह पहली बार हमारे किसी तीर्थ पे कोई बड़ा मंदिर बन रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1000 सालों में पेशावर से लेकर कोलकाता तक, जब से विदेशी आक्रमणों में ध्वस्त होना शुरू हुआ, विंध्य के उत्तर, दक्षिण भारत में तो मंदिर बच गए थे, ये सब मंदिर ध्वस्त हो गए थे। पहली बार भव्य मंदिर बना है। तो ये भारत की शताब्दियों से सोई हुई चेतना और आत्म गौरव के उद्भव होने का भी समय है। और ये सब लोग पुराने आधार पर टिके हुए हैं। जात बिरादरी में बांट के कर लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार बचा के कर लेंगे, सीटों का एडजस्टमेंट करके कर लेंगे, सोशल इक्वेशन बना के कर लेंगे। और हम कहते हैं कोई इक्वेशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं। सिचुएशन एक है कि भारत को डेवलप कर कर, हर व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाकर, भारत की आंतरिक और वायु सुरक्षा को मजबूत करके, सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करके, एक ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो यशस्वी भी है और तपस्वी भी है, उसके नेतृत्व में हम महान भारत का मार्ग अमृत काल में प्रशस्त करने जा रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है इनकी सोच और हमारी सोच में। हमारा नेतृत्व जांचा परखा खरा भरोसे का, इनका नेतृत्व घबराया हुआ, अंतर्विरोधों से भरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ, ये पता ही नहीं कि कौन किसके साथ है, कौन किस पे लगा रहा घात है। तहसीन पूनावाला जी, सीधा सवाल मेरा आपसे, डेमोक्रेसी बचानी है, सही है, क्या सब कुछ इस देश में ठीक हो चुका है? क्या हम राम राज्य में आ गए? बिल्कुल नहीं। बहुत सी मुसीबतें हैं, अभी कई चीजों के हल ढूंढने बाकी हैं। मानती हूं मैं इस बात को, और देश का हर आदमी मानता है कि अभी कुछ और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने वाले संदेश खाली पर चुप क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या राय जैसी महिला को, और कोई भी महिला हो सकती थी, वो रोज उसका तमाशा बनाते हैं वो सड़कों पर, भीड़ के बीच में? किस बात के लिए? किस बात के लिए एक महिला का नाम इस तरह से उछाला जाता है? आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे। आप किसी भी पत्रकार का नाम उठाते हैं, ओबीसी उसको कहते हैं, ओबीसी हो या नहीं, तुम्हारा मालिक क्या है, इतना आक्रोश कर देते हैं जनता के बीच में कि जनता उसे मारने लगती है। क्या यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप लोगों को पिटवाएं, पत्रकारों को पिटवाएं जनता के बीच कुछ भी कहकर? क्या यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप टैक्स लगाएं मंदिरों की कमाई पर, क्योंकि आपको एक खास वोट बैंक तैयार करना है और उसको मैसेज भेजना है? ये पार्शियल मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डिबेट क्यों? पूरा क्यों सच नहीं बोलते? क्यों बंगाल और संदेश खाली पर चुप्पी है? आज जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिलता है तो मैं इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं। मैं
एक टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मुझे लगा आपके इंट्रोडक्शन में शायद गलती हो गई, लेकिन दोबारा से आपने उसको रिपीट किया तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से। आपने दूसरी बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने मंदिरों पे टैक्स लगाया। नाविका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ, ये ना केवल एक फेक न्यूज है, ये कम्युनल पोलराइजेशन है, और मैं जानता हूं कि आप शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण आपको न्यूज गलत मिली है। ये जो टैक्स है ये पहले से लगा था, बीजेपी के शासन में भी ये टैक्स था। ये टैक्स को 10 लाख की लिमिट से 1 करोड़ बढ़ाकर उसका फायदा हुआ है। जो 10 लाख का जो मंदिर 10 लाख का टर्नओवर था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। दूसरा चीज, ये कॉमन सेस पूल में जाता है, जिससे गरीब मंदिर, जिन मंदिरों में रेवेन्यू नहीं होता, उन मंदिरों का कल्याण होता है। ये जब माननीय येदुरप्पा जी, बोमाई जी, सदानंद गौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तब भी ये लगता था। ये कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया, उल्टा जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया है। इस पे कांग्रेस को साधुवाद देने के बदले इस तरह की डिलिबरेट फेक न्यूज फैलाई जा रही, कम्युनल पोलराइजेशन की, और मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं। कौन से खास वर्ग को इससे फायदा होगा अगर इस तरह से होगा? आपका इशारा क्या मुसलमानों की तरफ था? क्योंकि ये बात तो नहीं है कि मुसलमान खुश होगा कि हिंदू टेम्पल्स पे टैक्स लग रहा है। नाविका जी, टैक्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, आप बोल दीजिए प्लीज सारे मंदिरों को अबॉलिश पे, जो गवर्नमेंट कंट्रोल अबॉलिश करते, प्लीज उसको आप टैक्स फ्री कर दीजिए। किसने रोका है केंद्र की सरकार को? कल बिल ले आए, क्यों नहीं ला रही है? एक लास्ट चीज नाविका जी, मैं बहुत ज्यादा बातें करना चाहता लेकिन इसी टॉपिक पर इस वक्त महाराष्ट्र में, सुधांशु जी जानते, वर्तमान बीजेपी अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो मंदिरों के कंट्रोल पे, कौन किसका चेयरपर्सन बनेगा उसकी डिबेट चल रही है। तो अगर आपको मंदिरों को फ्री करना, ये आरोप भाजपा पे क्यों नहीं लगता? क्यों ये पोलराइजेशन का आरोप कांग्रेस पे लगता है, जब में इसकी सच्चाई नहीं है? आगे की बात मैं अगले सेगमेंट में करूंगा। थैंक यू नाविका जी। सुधांशु जी, ये कह रहे हैं इन्होंने टैक्स लगाया ही नहीं, आपकी सरकार ने लगाया था। संदेश खाली पर इनकी सरकार ने नहीं, इनकी सरकार के समय भी था, और ये गरीब एक संदेश खाली पर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि राहुल गांधी उस पर मैं इस पर समय लिया, अगर आप मौका देंगे उस पर भी बोलूंगा। मेरा मूल सवाल आपने उसको गायब कर दिया और टैक्स का जवाब दे दिया। पहले सुधांशु त्रिवेदी इस बात का आप जवाब दें। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया था। मंदिरों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी एंडाउमेंट एक्ट लाए थे नेहरू जी के जमाने में, हर्षवर्धन जी को ध्यान होगा, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, तब इन्होंने संविधान संशोधन करके टैक्स लगाया। और हमें भी बचपन में याद है, कुंभ मेले पर जब जाते थे तो लखनऊ से प्रयाग वाली गाड़ी में किराया बढ़ जाता था, कहा जाता था मेला टैक्स है, मगर हज सब्सिडी मिलती थी। हज सब्सिडी मिलती थी, कुंभ मेला पे टैक्स लगता था। वक्फ बोर्ड के लिए इनको अनियंत्रित जमीनों पर नियंत्रण मिलता था मुस्लिम संस्थानों को, और हिंदुओं के लिए अगर कोर्ट भी फेवर में निर्णय कर दे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। और दूसरी बात नहीं है जनाब, आज के जमाने में जो ये संदेश खाली की घटना हुई है, नाविका जी, मुझे कांग्रेस से ज्यादा गुरेज उन महिला एक्टिविस्टों के ऊपर है। वो आज कहां चली गई? उन दलित एक्टिविस्टों के ऊपर है, वो कहां चले गए आज? अब ना उन्हें आदिवासी दिख रहा है, ना उनको महिला दिख रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो राजनीतिक दल है, वामपंथी तो राजनीतिक दल हैं। ये तो वोट के तराजू पे तौलते हैं दुनिया का दर्द, और तब देखते हैं कौन सा दर्द कौन से तगड़े वाले वोट बैंक का है, तो उस दर्द पे चुप्पी साध लेते हैं। मगर ये जो सोशल एक्टिविस्ट थी वो कहां गई? उनको ना इसमें दिख रहा, ना उनको केरल में लव जिहाद की बच्चियों में दिखता है, ना कश्मीर में हुए बच्चियों के साथ दिखता है, उनको कहीं नहीं दिखता। और मैं भारत की युवा लड़कियों से कहना चाहता हूं, ये सोचिए, ये वही लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि आपको पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर कह दिया जाए कि मंदिर में अमुक ड्रेस से जाना चाहिए तो लड़ने को तैयार रहती, मगर यही हिजाब पे चुप्पी नहीं साधती हैं, हिजाब का समर्थन करती हैं। सोचिए ये पॉलिटिकल पार्टी की कैसी विंग है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं नाविका जी, ये संदेश खाली आज का नहीं है, आज से 78 साल पहले का नोआ खली याद करिए।